सूचना मिली है कि डाकू शाका सिंह तथा उसके तमाम साथी राघोपुर गाँव जा रहे हैं। यस सर। तो चलो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं। चलो राघोपुर गाँव चलो। इसी तरह से इधर पुलिस वालों से खेलना तो नाका सिंह का काम है। मैं आज राघोपुर गांव को जरूर जाऊंगा, चाहे मुझे इस काली पहाड़ी पर खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़े। डाकू शाका सिंह, मैं तेरी इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरता, चाहे मुझे तुम सबकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मैं तुम्हें राघोपुर गाँव नहीं जाने दूंगा। सुन, मेरा रास्ता साफ कर दे वरना तू बेमौत मारा जाएगा। सर, और इस तरह से दोनों पक्षों में गोलीबारी होने लगती है और होता क्या है, एक दो सिपाही और एक दो डाकू घात होते हैं और इसी बीच जो है राका सिंह, साथियों रास्ता साफ है, निकल चलो। राका सिंह डर के भाग जाता है। बोली पर्दा गिरा दो भैया, भैया पर्दा गिरा दो। चलिए देखिए, इतने में डाकू भाग गया है। अब देखिए डीएसपी साहब अपने थाने को आकर के और देखिए क्या बातचीत करते हैं सीन के माध्यम से। रेडी, कोई बात नहीं, आओ चलो। ओह माय गॉड, मेरा एक साथी शहीद। भैया जो पर्दा किधर तो लड़का कहाँ शाका सिंह फिर से वापस भाग गया। कैसे भाग गया? चलो उसे पकड़ते हैं। चलो पकड़ते हैं। और इतने में जो है वो उनका पीछा करने के लिए डीएसपी साहब चलते हैं, जाते हैं और एक दूसरा पात्र प्रस्तुत होता है नाटक में। तो दूसरा पात्र प्रस्तुत होता है नाटक में, वो है एक गरीब परिवार है, एक गरीब जिस गांव में नाली न हो और वो भोजन बेकार है जिस भोजन में थाली न हो, और वो महफिल बेकार है, वो प्रोग्राम बेकार है जिस प्रोग्राम में ताली न हो। आगे देखते हैं किसान और किसान की पत्नी में क्या बातचीत होती है। अरे चंदा, ओ स्वामी, अरे आज हमने खेतों में इतनी अच्छी फसल तैयार की है। हाँ स्वामी। तभी राजन की बहन जो है वहाँ आती है, आ जाती है। तो देखिए राजन की जब बहन आती है तो क्या बातचीत होती है। नमस्ते भैया। भैया और भाभी, आप लोग खेतों में बहुत मेहनत करते हो, मैंने सोचा आप लोगों को बुला लेती हूँ। अरे पगली, तुझे खेतों में क्या आने की जरूरत थी? हम और तुम्हारे भाभी जब है तो तुझे क्यों चिंता है? अरे भैया, मैं कॉलेज से घर आ गई थी, मैंने आप लोगों के लिए खाना बना कर रखा है, चलो चलकर खा लीजिए। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो बहन, चलकर घर में खाना खा लेते हैं। चलो भाभी। इस तरह से पर्दा गिरता है और वो सब अपने घर को चले जाते हैं। अरे मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई है, हाथ दिखाई नहीं दे रही है। शायद कोई दूसरे कमरे में होगी। बेटा, तू आज फिर शराब पी कर आया? अरे माँ क्या हुआ, दोस्तों ने पिला दिया तो क्या हुआ, आज ही तो पिया है। बेटा, शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है, आज के बाद कभी शराब मत पीना। ठीक है माँ, नहीं पीऊंगा। तू ही तो मेरा इकलौता वारिस है, अब हाथ पैर धुल ले और खाना मैं लगाती हूँ। ठीक है माँ। तो इस तरह से अरे चंदा, कहो स्वामी, मैं क्या करूं, मुझे एक बहुत चिंता छाई रहती है कि जो मेरी बहन ममता है अब वो शादी के योग्य हो चुकी है। स्वामी, हमने एक लड़का देखा है। अच्छा, कहाँ आपने देखा, बताइए। वो बड़े घर का लड़का है, अमन उसका नाम है, उसके साथ ममता की शादी कर दो।
अरे तुम बड़े घराने की बात कर रहे हो, हम आप लोगों का पता नहीं कितनी मुश्किलों से खर्चा चलाते हैं और वो दहेज की मांग करेंगे। नहीं बाबा, हमारी बस की बात नहीं है। क्यों नहीं स्वामी? चलो अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करूंगा, अपनी जमीन और गहने भी बेच दूंगा, क्योंकि मेरी बहन जो अच्छे घर में होगी तो देखो आराम करेगी। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करना पड़े चाहे। ठीक है स्वामी, चलो। और उस बहन की शादी करगांव में लेकर के पहुंचता है और देखिए क्या बातचीत होती है। रेडी? पीछे वाले आवाज ना करें। माता जी प्रणाम। प्रणाम। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अरे मेरा नाम राजन है और मैं अपनी बहन ममता की शादी आपके सुपुत्र अमन के साथ करना चाहता हूँ। देखो मेरा अमन इकलौता बेटा है, मुझे मेरी दहेज की कुछ शर्तें हैं। अरे आप दहेज की बात करती हो? नहीं बाबा, मैं इतना बड़ा दहेज नहीं दे पाऊंगा और मैं पता नहीं किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तुम लौट जाओ, मेरी दहेज की कुछ शर्तें हैं, अगर शर्तें नहीं पूरी करेगा तो मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। बताओ अपनी शर्तें। मुझे दहेज में बेड, अलमारी, कूलर, 4 व्हीलर तथा नगद 2 लाख रुपए चाहिए दहेज में। अरे माँ जी, मैं बहुत गरीब हूँ, ये रिश्ता आपकी कृपा हो, आपके आशीर्वाद हो तो रिश्ता तय हो जाए। तो दहेज कम कर लीजिए, हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा दहेज देने की, लेकिन ये रिश्ता आपका आशीर्वाद हो तो मंजूर करें। नहीं, दहेज की शर्तें नहीं पूरी करोगे तो ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, तुम अपने गांव वापस लौट जाओ। अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन का रिश्ता ये खाली न जाए। चलो ठीक है। इस प्रकार से शादी दिखाएंगे। अभी शादी हो रही है, तो शादी हो जाए तब तो विदाई होगी। तो शादी होने जा रही है, देखिए शादी हो रही है, शादी के बाद विदाई होगी। रेडी 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 देखो। ये आशीर्वाद हो गया और अब जा करके विदाई होने जा रही है। चलो चलो रेडी। अच्छा लगेगा। तुझे दिया घर जाना है, तुझे पिया घर जाना है, अब कहीं घर बेटा शादी करके आ गए। हाँ राजन भाई, जितने गरीब थे उससे बढ़कर हम लोगों का अच्छे से सत्कार किया। अमित बेटा, वो सब दहेज कहाँ है? मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और राजन भाई ने कहा है सावन की पहली विदाई करवाने आएंगे तो सोने का हार और अलमारी एवं 2 लाख नगद लेके आएंगे। क्या कहा? दहेज बाद में मिलेगा? नहीं, भाग जाओ मेरे घर से। जब तक दहेज नहीं आएगा तब तक मेरे घर में कोई नहीं, घर के अंदर कोई नहीं आएगा। इसी बात में पर्दा गिरता है, पर्दा गिरता है।
मुझे दहेज चाहिए, बहू नहीं। देखिए शादी हुई तो उस लड़के की है। ममता, तेरा भाई दहेज देना दे करके तेरी परेशानी का कारण बन गया है स्वामी, ऐसे कटु वचन ना कहे। मेरा भाई गरीब जरूर है, अगली बार विदाई करना आएगा तो दहेज साथ लेकर आएगा। आज से तो मेरी पत्नी नहीं बल्कि इस घर की नौकरानी बनकर रहेगी, नहीं तो मार मार के हालत खराब कर दूंगा। हे स्वामी, आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, मैं नौकरानी बनकर रह लूंगी, लेकिन मेरे भाई के लिए थोड़ी सी अपने चरणों में जगह दीजिएगा। या तो मेरा दहेज पूरा कर, नहीं तो गली गली में भीख मंगवा दूंगा। आज से चली जा, से घर में गुजारा नहीं है, वापस लौट के मत आना। हे स्वामी, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, आज गरीब पर तरस खाए, मुझे ना मारे स्वामी। और इस तरह से उसका पति जो है उसे मारता है, पीटता है और मारपीट करके और वो पति चला जाता है। वो बेचारी रोती बिलखती रहती है, दहेज नहीं आएगा तो तुमको नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। वो भी उसको बेचारी को मंजूर है, लेकिन वो फिर भी मारता हुआ चला गया। और उसके बाद देखिए वो बहू बैठी हुई है और सास आती है, तो देखिए क्या बात होती है, पता खींचो भैया। रेडी? क्यों फजूल के आंसू गिरा रही हो? जाकर कोई काम धंधा करो। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में अचानक से दर्द हो गया है, घर का काम कोई ना हो सका। कितनी काम चोर है, थोड़ा सा काम पड़ने पर आंसू बहाने लगती है। माँ, मेरा तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ ठीक है, आज मैं पूजा करने जा रही हूँ, जब तक घर आऊँ तब तक खाना बन जाना चाहिए, वरना तुझे नालायक कहूँगी। ठीक है माँ। और इतना कहते हुए ये सब वार्तालाप सास और बहू के बीच में हुई, यानी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खाना नहीं बनाएगी, लेकिन फिर भी सास जबरदस्ती करती है कि खाना बना हुआ चाहिए और वो चली जाती है। इतने में जानते हो क्या होता है, उसका भाई जो जिसके साथ शादी हुई थी, उसका छोटा भाई अमित आता है और आकर के अपने भाभी से मिलता है। और भाभी और देवर में क्या बातचीत होती है, आइए सीन के माध्यम से हम देखते हैं कि देखिए भाभी और देवर में क्या बातचीत होती है। रेडी? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते अमित बाबू। अरे भाभी जी, मैं आपकी आंखों में आंसू सा लिखता भी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं देवर जी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये जो मेरे आंखों में आंसू देख रहे हो, ये तो खुशी के आंसू हैं। भाभी जी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, मैंने सुना है भैया आपको मारते हैं तथा सताते हैं, क्या ये बात सच है भाभी? नहीं देवर जी, ना ही मुझे कोई मारता है, ना ही कोई सताता है। आप क्यों झूठ बोलती हो? मैंने सुना है भैया आपको मारते हैं और माता को गाली देते हुए सुना है। मैं जानता हूँ आप पर लाख मुसीबत आ जाए पर तुम सहन कर लेती हो। अरे देवर जी, आप जान ही गए हो तो तुम्हारे भैया जी मुझे बहुत मारते हैं और तुम्हारी माता जी मुझे बहुत सताती हैं। मैं जाकर भैया से, मैं भी इस दिन का सदस्य हूँ, अभी जाकर भैया से पूछूंगा आए दिन झगड़े क्यों हुआ करते हैं। नहीं देवर, तुम ठहरो, तुम ये फजूल के झगड़ों में मत करो। तुम खूब मेहनत से पढ़ाई करो और अपने भैया का नाम रोशन करो। आप कहती हैं तो भैया से कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं आपका छोटा देवर हूँ। ठीक है देवर जी। तो इसी बात पे पलट दो। तो ये भाभी और देवर में बातचीत हुई भी है। हर घर में, हर परिवार में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। उसका देवर उसकी भाभी की हर बात को समझ गया और वो कहने लगा कि जब तक मैं हूँ तुमको इस घर में परेशानी नहीं होगी। लेकिन कहने का मतलब है जिस पति के सहारे वो आई है, जब वो पति ही नहीं साथ दे रहा है तो देवर क्या साथ दे पाएगा। आगे की सीन के माध्यम से देख रहे हैं कि इसी तरह से फिर क्या होता है कि राजन, यानी इधर जो उसका भाई है वो किसान है, तो राजन अपने घर में बैठा हुआ है और सोचता है कि मेरी बहन ममता कब गई थी, 6 वर्ष हो गए हैं, चलो कुछ बहन के बारे में हम याद कर लें, बहन के यहाँ जाएं या न जाएं। तो यही अब उस राजन को सीन के माध्यम से देखेंगे कि क्या बात हो रही है। रेडी?
अरे मेरी बहन को 6 महीने हो गए हैं और हमने दहेज ना दे पाया। वो सोचती होगी मेरे भैया विदाई के लिए कब आएंगे। चलो ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगा या मैं दहेज जरूर दूंगा। अपनी बहन के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे जमीन बेचनी पड़े, चाहे गहने बेचने पड़े, लेकिन मैं अपने बहन की विदाई जरूर कराने जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। इस प्रकार से वो सोच करके राजन अपने बहन के घर को चलता है और देखिए अपने बहन के घर पहुंचता है और उस बहन के वहाँ उसका बहनोई यानी जो है अमन जो है मिलता है। तो देखिए अब सीन के माध्यम से हम देखेंगे कि अमन और उस किसान के बीच में, राजन के बीच में क्या बातचीत होती है। ये अपने बहन के वहां पहुंचता है। रेडी रेडी रेडी। अरे अमन भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते राजन आओ। अरे अमन भैया मेरी बहन का नाम है। विदाई कराने आए हो तो कुछ दहेज वहेज लाए हो कि ऐसे मुँह थाच ले आए हो? अरे ऐसे वचन ना कहो, मेरे पास 2 बीघे जमीन थी और भी मैंने ब्याह में बेचकर सब कुछ दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, खाने के लिए अन्न भी नहीं है। तुमने वादा किया था राजन कि सावन की पहली विदाई कराने आऊंगा तो साथ में दहेज लाऊंगा। कहाँ गया तेरा वादा राजन? बोल बोल। अरे अमन भैया ऐसा मत कहो, मेरी बहन से मेरी मुलाकात करा दो, बस मेरा जी उसी में ठंड हो जाएगा। मिलने में कोई रुकावट नहीं, आखिरकार वो तेरी बहन है, जा करके मिल ले, लेकिन समय 5 मिनट का है केवल। ठीक है। हे भगवान देखो, न दहेज देने के कारण अपनी ही बहन से वक्त देना पड़ता है। ये हाल होता है बड़े घरों में, या अपनी औकात से ज्यादा बड़े घरों में जब रिश्ता करते हैं तो अपनी ही बहन बेटियों से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। और इसीलिए मैं एक उपदेश या अपने तरफ से मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई रिश्ता करें बहन बेटियों का तो सदैव अपने ही लेवल में, अपने ही बराबर में करने का प्रयास करें, ताकि कभी भी हमारा बहन बेटियों के बीच पर्दा ना मिले। कि जिस तरह अभी देखा है तो केवल 5 मिनट उस बहन मतलब भाई को दिए गए हैं बहन से मुलाकात के लिए, लगता है कि जेल की कोठरी में बंद है। इसलिए जो अपने से ज्यादा बड़े लोगों के यहाँ शादी करोगे तो यही परिणाम मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या बातचीत होती है। चलिए देखते हैं बहन भाई आपस में क्या बात कर रहे हैं। यानी रखवारी भी हो रही है। नमस्ते भैया जी। बहन नमस्ते। नमस्ते भैया जी। अरे बहन ये तेरे आंसू कैसे और तुम रोती क्यों हो, क्या बात है? भैया मुझे यहाँ से बुला कर ले चलो। अरे ऐसी बात क्या है बहन, बुला के ले चलो। अरे भैया मुझे यहाँ से बुला कर ले चलो, मुझे यहाँ ठीक नहीं लगता। अरे मैं तेरी विदाई के लिए ही आया था, लेकिन तेरे सुहाग ने कहा है जब तक पूरा दहेज और 4 व्हीलर और 2 लाख नगद नहीं दोगे तब तक विदाई नहीं करने देंगे। ठीक है भैया, लेकिन नहीं ममता, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरी विदाई जरूर कराऊंगा, चाहे मुझे अपना मकान तक गिरवी धरना पड़े, चाहे मुझे गहने भी बेचना पड़े। तेरे आंखों में आंसू मैं कभी नहीं देखूंगा बहन, कभी नहीं। नहीं भैया अपना मकान नहीं बेचना। आप और भाभी कहाँ रहोगे? मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ ठीक है। अरे देखो मेरी बहन मेरे लिए कितना कुलती है। हे भगवान मैं अब क्या करूं, मेरे पास सिर्फ मकान ही बचा है, वो भी मकान में काम चलने वाला नहीं है। चलो मैं कुछ जरूर करूंगा, कोई उपाय।
इस प्रकार वो गरीब किसान बेचारा मजबूर होकर के, लाचार होकर के अपनी बहन को न ले जा करके वापस चला जाता है। अंजाम, दहेज की मांग न पूरी होने तक उस बहन को उस घर में गिरवे रखा गया है कि जब तक दहेज की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम विदाई नहीं करेंगे। तो देखिए इतने में क्या होता है कि अब आगे वो ममता बैठी हुई है और उसका पति आता है। तो देखिए क्या बात है, 2-3 सीन के माध्यम से देखते हैं। रेडी, पता नहीं धीरे करते हैं। आइए स्वामी। ममता, तेरा भाई आया था, क्या बात कर रहा था तुझसे? अरे स्वामी, वो कह रहे थे इस बार दहेज ना दे सका, अगली रक्षाबंधन को पूरा दहेज दे चुका हूँगा। झूठ बोलती है तू। तेरा भाई दहेज देने के लिए तैयार था, लेकिन तूने ही मना किया होगा उसको। नहीं नहीं स्वामी, मैंने नहीं मना किया। आज से तू मेरे घर में मत रहना, तुझे मार मार के मार डालूंगा। चली जा कहीं तालाब में डूब कर मर जा। हे स्वामी, मुझे घर से ना निकाले, मैं कहाँ रहूंगी? निकल जा मेरे घर से। मेरे घर के तरफ नजर उठाकर मत देखना, नहीं तो तेरी आंखें फोड़ डालूंगा। ठीक है स्वामी। इस प्रकार से वो घर से निकाल देता है, मार पीट करके घर से निकाल देता है। और वो लड़की बेचारी देखिए कहाँ कहाँ भटकती है। आइए आगे सीन के माध्यम से देखते हैं। रेडी, भैया ये पता कितना, ये पता कितना हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं अपने भाई के पास भी नहीं जा सकती। मैं अपने भाई के पास जाऊंगी तो मेरा भाई सोचेगा ममता भाग कर आई है। नहीं, मैं अपने भाई के पास नहीं जाऊंगी, इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। उस प्रकार से वो बहन बेचारी मजबूर होकर के, लाचार होकर के एक नदी में कूद कर जान देती थी। अब वो न तो घर की है, न ससुराल की है और मायके को जाएगी। तो कहते हैं हम अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी। इस मजबूरी से, इस लाचार होकर के और नदी में कूद कर जान देती थी। अब क्या होता है, आइए देखते हैं। एक उसका नदी में कूदने की जान देती नहीं है, अभी प्रयास करती है। इतने में एक लड़का जो है रामू आता है। तो देखो क्या बातचीत होती है। देखते हैं कि कोई लड़की नदी के तरफ दौड़ते हुए गई है, शायद वह अपनी जान गंवाने गई है। चलकर देखना चाहिए। अरे भैया, मुझे क्यों रोका आपने? मैं इस नदी में कूद जाना चाहती थी। अरे ममता, तुम इस हाल में आखिर क्यों जान अपनी देना चाहती हो? अरे भैया, मुझे ससुराल वालों ने बहुत सताते हैं और मारते हैं। मैं क्या करूं? मुझे घर से निकाल दिया है। मैं मर जाना चाहती हूँ भैया। अरे ममता, आप तो रक्षाबंधन का त्योहार है। तुम्हारे मर जाने से तुम्हारे भाई की कलाई सूनी हो जाएगी और आपका भाई इंतजार कर रहा होगा। हाँ भैया, मेरा भाई इंतजार कर रहा है। मैं अपने भैया के पास जाती हूँ। तो इस प्रकार से एक लड़का जो है उसको नदी में कूदने से बचा लेता है और उसको लेकर के उसके भाई के घर जाता है। तो देखिए इधर जो है उसका भाई जो है राजन अपने घर वापस आता है और आकर के देखो क्या सोचता है। और सोचते हुए उसकी बहन
आती है तो सीन के बाद रेडी। अरे आज सावन का महीना चल रहा है और सबकी बहन बेटियां अपने मायके जाती हैं और हमने दहेज ना दे पाया और हमने विदाई भी ना करा पाई, इसलिए आज हमें लगता है कि हमारी कलाई पूरी हो जाएगी। क्या करें भगवान। इतने में कोई बेचारा सोच ही रहा होता है कि उसकी बहन ममता आ जाती है। नमस्ते भैया जी। नमस्ते बहन। अरे बहन ये क्या तेरा हाल, ये हाल तेरा किसने किया है? अरे भैया जी मेरा पति मुझे बहुत मारता है और उसकी माँ मुझे बहुत सताती है, मुझे घर से निकाल दिया है भैया। अरे इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया तेरी ये हालत देखकर। अरे भैया मैं क्या करूं भैया, मुझे थोड़ा सा जहर ला दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं बहन नहीं, मैं आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, जिनकी बहन नहीं होती है उन भाइयों से पूछो उनकी क्या हालत होती है। आज तुम हमारे हाथों में कलाई जरूर बांधो। हाँ भैया मैं आपके हाथों में राखी जरूर बांधूंगी। इस प्रकार से बोलो चिंता मत कर। तो इस प्रकार से भाई बहन में बातचीत हुई। तो वही गरीब राजन अब क्या करता है कि एक लाला जो है गांव में है, लाला के पास रुपए लेने जाता है और लाला और राजन में क्या बातचीत होती है आइए सीन के माध्यम से देखते हैं। बिल्कुल थोड़ा नाटक बचा है, सभी लोग शांति से बैठे, लगता है सब लोग परेशान हो चुके हैं। क्या नाटक अच्छा नहीं लग रहा हो तो बंद कर दें। बोलो अगर अच्छा लग रहा है तो ताली बजाओ। वाह लाला वाह, तेरे ही कारण मेरी बहन पर अत्याचार हुए हैं। अगर तूने मेरे बकाए जमीन के पैसे दे दिए होते तो आज मेरी बहन पर अत्याचार होने से बच जाता। वाह लाला वाह। भैया हमने आपको पहचाना नहीं। ठीक कहा लाला, ठीक कहा। जब इंसान का वक्त गिर जाता है तो उसे कोई नहीं पहचानता है लाला। जरा ठहरो राजन, मैं अपना खाता खोलकर देखता हूँ कि कहीं राजन का नाम तो नहीं लिखा। देखो तुम्हारा नाम लिखा है और तुम्हारा अंगूठा भी लगा है और तुमने 2 बीघा जमीन हमारे नाम कर गिरवी रखी थी, 1 लाख रुपए भी ले जा चुके हो। अरे लाला ये क्या झूठ बोल रहे हो? तुमने सिर्फ मुझे 20,000 रुपए थे, बाकी 80,000 बचे थे। तुम लाला झूठ बोल रहे हो। हम भिखारियों को भीख नहीं देते बल्कि उनको दरवाजे से लात मारकर भगा देते हैं। नहीं लाला, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो आज चाहे यहाँ पर खून की नदियाँ बहने पड़े। हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। बोलो। रिश्ता अपने बराबर के लोगों में करना चाहिए और ना कि बड़े घर में। लाला हमें बकवास मत बताओ, मेरे बकाए पैसे दो। भाग जाओ मेरे दरवाजे से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। बुलाओ पुलिस को, देखता हूँ आज मैं पैसे लेकर के जाऊंगा। पुलिस पुलिस इधर आओ, ये क्या मरहा मचा रखा है? साहब मैंने लाला के पास अपनी गिरी हुई जमीन रखी थी, मैं पैसा देने आया हूँ। ठीक है राजन, तुम घर जाओ, मैं लाला से बात करके तुम्हारे सारे रुपये दिलवा दूंगा। ठीक है साहब। वो किसान चला जाता है और देखिए डीएसपी और लाला में क्या बातचीत होती है। ठीक है साहब मैं बहुत दानी इंसान हूँ। एक दिन राजन मेरे पास रोते रोते हुए आया और बोला साहब मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी बहन की शादी है, उसमें 20,000 रुपए की कमी आ रही है और मैंने दे दिए। राजन लाला तुम झूठ बोलते हो। राजन एक अच्छा एवं ईमानदार आदमी है, तुमने उसके रुपये अगर वापस नहीं किए तो तुम्हें सलाखों के पीछे कर दूंगा। लाला तुम्हारी सारी लाला की निकाल दूंगा। डीएसपी ये लो 20,000 रुपए और उस बेवकूफ को ऐसा अंदर डालो कि वो जिंदगी भर के सलाखों के पीछे सरता रहे।
तुम अपने घर जाओ, मैं राजन पर ऐसा केस लगाऊंगा कि वह जिंदगी भर जेल में खून के आंसू रोएगा। यही कानून आजकल हो रहा है, यही हो रहा है। पैसे उसके बेचारा मांगने आया, उसको डांट के भगाया, पुलिस आई, बोला किसान तुम जाओ और हम निपट लेंगे। तो वो निपट लिए, 20,000 घूस लिए और घूस लेने के बाद उस बेचारे पे जो है बोले कि इतना आरोप लगा दूंगा कि वो जेल से नहीं छूटेगा। आइए अब आगे सीन देखते हैं कि इधर क्या होता है कि वही गरीब चंदा अपने पति को छुड़ाने, अब क्या होता है उसको किसान को ले जा करके, नहीं यहाँ पे देखिए, फिर उस किसान को पकड़ने उल्टा पुलिस आती है किसान के यहाँ। तो देखिए किसान को पकड़ के ले जाती है। यस सर, चलो। आपने मुझ पर उल्टा केस लगा दिया, मेरे ही पैसे और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। यस सर। राजन, इंस्पेक्टर करण सिंह। यस सर। तुम्हें डांट दो। डांटते हैं। हाँ लड़का सही नहीं। अब इस प्रकार उस किसान को पकड़ करके उठा ले गए, उठा करके जेल में डाल दिया। अब उसकी पत्नी चंदा बेचारी आती है, तो देखिए अपने पति को छुड़ाने के लिए पुलिस चौकी को आती है। तो देखिए पुलिस चौकी और एसपी और पुलिस में क्या बातचीत होती है सीन के माध्यम से। एसपी साहब छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं 2 दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, मेरे पति को छोड़ दो। इंस्पेक्टर करण सिंह। यस सर। राजन को छोड़ दो, राजन की रिहाई हो चुकी है। यस सर, छोड़ रहे। वाह वाह मेरी चंदा, जो तुमने लिए मेरी इतने कष्ट उठाए। देश का दहेज अदा कर दो। वाह रे, तुम जैसी धन्य हो पत्नी जो अपने गहने और मकान बेचने के लिए भी तैयार हो। तुमको धन्य हो नारी जो अपने ननद के लिए घर और मकान के लिए ऐसी फराह देती है। हाँ स्वामी, चलो। हेलो। खाना खाता है। तो इस तरह से जो है वही अमीर किस घराने की दुर्गा और आमन। अब देखिए उधर ममता के यहाँ जो है उसकी सास और उसका पति, उसका सास और उसका पति मंच पे आते हैं। तो देखिए आपस में क्या बातचीत होती है। उस ममता की सास और ममता का पति बच्चे पता है ना, ये खोले पता हुई करती है। तो इस प्रकार से देखिए कुछ जो है समय भी ज़्यादा हो चुका है। अभी नाटक थोड़ा, अगर हम नाटक के माध्यम से चलेंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन कुछ बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और इधर बाजार भी हो रही है। तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी थोड़ा खींचने की कोशिश करें। तो देखिए इस सीन को हम काटते हैं, पीछे कलाकार ध्यान दें, सीन को इधर ध्यान दें। हम देखिए क्या होता है। अब जो है
चलो चलो देखिए ना अब देखिए उसकी सास जो है राजा हो तो थोड़ा क्या था बहुत अच्छा लगा वो करना नहीं चाह रहे हो, चेंज नहीं करना चाह रहे हो, ना करो तो बंद कर दे भैया। पब्लिक बैठी हुई है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। जो हम बोल रहे हैं उसी पे करते चलो, ना करो तो समय न वेस्ट करो। बेचारे परेशान देखने के लिए तो दिखाने से देखिए उसकी सास और उसके पति के बीच क्या इधर बातचीत होती है, उधर तो ममता बेचारी वहाँ अपने यहाँ चली गई है, उसका भाई जेल में है, और उधर देखिए उसकी सास और उसके पति में क्या बातचीत होती है। चलिए देखिए, रेडी। बेटा अमन, माता अमन, ममता का भाई मेरा दहेज पूरा नहीं कर सका, इसीलिए मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहती हूँ, ताकि मुझे बहुत सारा दहेज मिल सके और मैं ऐशो आराम कर सकूँ। लेकिन माता, ममता के रहते ये सब कार्य असंभव है। अमन, मार डाल हराम जाति को, नहीं तो कोर्ट में मुकदमे डाल देगी और हम सब फंस जाएंगे। ठीक कहती हो माँ, आज की रात उसकी आखिरी रात होगी, मार डालूंगा उसको। ठीक है बेटा। तो इसी बीच जो है क्या होता है कि अमित यानी उसका देवर और रामू यानी रामू उसका देवर, अमित उसका पति, दोनों भाइयों में क्या बातचीत होती है। चलिए देख, रेडी। भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया जी, भाभी अपने घर वापस आ गई हैं। तो मैं क्या उसके पैर पड़ूं क्या? भैया आप मुझे अच्छी शिक्षा दे रहे हो। भाभी आखिर माँ के समान होती हैं, भाभी और भैया के पैर छुए जाते हैं। तू दुश्मन के पैर छुएगा, नालायक, तेरी हालत खराब कर दूंगा मार मार के। आप चाहे जितना मुझे मारिए भैया, पर भाभी पर अत्याचार होने नहीं दूंगा। एक गरीब को सताना कोई अच्छी बात नहीं है भैया। तू बीच से हट जा अमित, नहीं तो तेरा हालत खराब कर दूंगा। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे आंखों के सामने मेरे भाई का खून। हे भगवान, ये क्या हो गया? ममता, तेरे कारण ये हुआ, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। एक मार दी यही धोखे से गोली उसके लग गई। हे स्वामी, और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से वो दोनों को मार देता है। कहानी तो बहुत लंबी बच्चों ने तैयार किया है, लेकिन हम चाहेंगे देखिए इसके बाद क्या होता है कि बेचारा वो सीन को हम शॉर्ट में कर दिए हैं, बीच का हिस्सा हम थोड़ा निकाल रहे हैं समय का अभाव होते हुए। वही गरीब किसान जो जेल में बंद है, वो जेल से छूट करके और उसी डाकू जो सबसे पहले मिले थे, उस डाकू की सेना में है, डाकू के साथ सम्मिलित हो जाता है, डाकू की गैंग में सम्मिलित हो जाता है। अब देखिए वही गरीब किसान राजन कैसे बदला देता है। आखिरी सीन है और इसी सीन पे हम सारी नाटक दिखाने देना चाहते हैं। रेडी? शामिल हुई तो मरी। वाह, दहेज के भूखे भेड़िए, तुमने मेरी बहन को खत्म कर दिया और दहेज के लालच में मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ चंबल की गोद में।
अरे तू कौन है? तुझे यहाँ आने से डर नहीं लगा? अरे हम डरे नहीं बल्कि मजबूत हुए हैं। आज से तुम मेरे गिरोह में शामिल हो जाओ और तुम्हारा नाम राजन नहीं राका सिंह है। तो इस प्रकार सबने दुनिया से दहेज का नाम और निशान मिटा दूंगा, दुनिया से दहेज का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम है डाकू राजा सिंह, को हराम मचा दूंगा। अब राजन सिंह डाकू बन करके जाता है। जाओ ना कहीं इस मंच पे रहो, सिर को बुलाओ फटाफट। इस प्रकार उस लाला के वहां सबसे पहले पहुंचते हैं, जो लाला झूठे केस में उसको फंसाया था और उसका पैसा हड़प किया था। तो लाला के यहाँ पहुंचते हैं, तो लाला जो है बैठा होता है, इतने में डाकू और उसका साथी आता है राजन। रेडी लाला खींचो पर्दा खींचो। तो देखिए लाला बैठा होता है और वो डाकू आता है, लाला से बदला लेता है। रेडी अरे लाला हराम खोर, तूने मुझे पहचाना नहीं? कौन है आप? मैं वही गरीब राजन हूँ जिसको तूने पैसे नहीं दिया था, बल्कि जमीन बेचकर जमीन भी दिया और पैसा भी हड़प दिया और मुझे जेल में भरवाया। मुझे माफ कर दो राजन भैया, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। डाकू साका सिंह, इसे खत्म कर दो। इतना कहकर लाला को डाकुओं ने मार दिया और मार करके डाकू फिर चले गए आगे। इतने में देखते क्या होता है कि ससुराल यानी वही डाकू ममता के ससुराल पहुंचते हैं और ममता के ससुराल पहुंच करके जल्दी जल्दी देखिए ममता के ससुराल वो पहुंचते हैं और पहुंच करके देखिए वहां कैसे बदला लेते हैं। आइए लास्ट सीन है, लास्ट सीन है। रेडी सब चढ़ा दी। साका सिंह चलो उस दहेज के भूखे भेड़ियों ने जिन्होंने मेरी बहन को मारा और उसके घर चलते हैं। क्या मेरे दहेज के भूखे भेड़ियों, तुमने मेरी बहन को जिंदा जला दिया था? अरे राजन भैया मुझे माफ कर दो, मुझे दहेज दिया था, अंधा कर दिया था। माफ कर दो। तुम जैसे फिल्मों को माफी नहीं बल्कि उन्हें लात मारकर ऐसी सजा देनी चाहिए कि जिंदगी भर याद करे। अरे माफ कर दो राजन भैया। अगर तुमको मैंने आज माफ कर दिया तो आए दिन ऐसी परंपराएं बढ़ती ही जाएंगी। साका सिंह, ये सरदार इस हरामखोर को जल्द से जल्द मिटा दो। चलो जा अंदर इसके बाद कौन इस प्रकार यानी सरकार वालों को भी लोग वहां से खत्म करते हैं। आप कहते हैं कि एक ही दुश्मन बचा है, वो कौन है? वो पुलिस का डीएसपी और पुलिस के डीएसपी के वहां जाते हैं, थाने पे जाते हैं। लोग ये थाने पे क्या होता है? रेडी थाने पे जाते हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारा रहा नाटक। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो ताली, और उस व्यक्ति को खत्म करके नाटक खत्म हो गया। नाटक बहुत लंबा था। कहने का मतलब है एक संदेश देना चाहते हैं। इस नाटक का उद्देश्य था कि सदैव अपनी बराबरी में बहन बेटियों की शादी करने की कोशिश करें। अपनी औकात से ज्यादा बड़े घरों में करने की कोशिश ना करें, ना तो माँ
बहन और बेटों की इज्जत नहीं होगी। ये हमारे नाटक का उद्देश्य था और बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब समय बहुत हो चुका है, तो हम चाहेंगे कार्यक्रम बहुत बच्चे रेडी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कार्यक्रम को बंद करना। हमारे